हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षक संकल्प। आज हम पढ़ने वाले हैं शिशुनाग वंश और नंद वंश, जिन्होंने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शिशुनाग वंश। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हर्यंक वंश था उसके उत्तरवर्ती यानी बाद के राजा थे जो वो अयोग्य थे, और उनमें जो अंतिम राजा था वो कौन था? वो था नागदाशक। और नागदाशक की हत्या किसने कर दी थी? उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी। तो शिशुनाग ने हर्यंक वंश के ने किसकी हत्या की? नागदाशक की। नागदाशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, हत्या की। और उसके बाद क्या किया उसने? शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग नाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हुआ? शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का जो पहला राजा होगा वो कौन होगा? शिशुनाग। तो हम शिशुनाग को पढ़ेंगे। शिशुनाग। जो शिशुनाग था इसका जो समय है, इसका समय है 412 से लगभग 345 ईस्वी पूर्व, ये इसका समय है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले इसने क्या किया? हर्यक वंश के नागदाशक, अंतिम राजा नागदाशक की हत्या कर दी और फिर शिशुनाग वंश की इसने स्थापना की। तो जो हर्यक वंश था उसकी राजधानी क्या थी? सबसे पहले उसकी राजधानी थी गिरिवज्र। गिरिवज्र। गिरिवज्र के बाद उसकी राजधानी क्या बनी? राजगृह। राजगृह के बाद क्या? उदयन ने बनाई पाटलिपुत्र राजधानी। और पाटलिपुत्र के बाद जो शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के बाद वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले काम इसने क्या किया? वैशाली को राजधानी बनाया, वैशाली को राजधानी बनाया इसने। दूसरा, मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए इसने क्या किया? इसने जो अवंती था, अवंती को हराकर मगध में मिला दिया, अवंती को हराकर मगध में मिलाया। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य मगध के उत्कर्ष में इसका क्या रहा? अवंती को हराकर मगध में मिलाया। और ये जो इसकी जीत थी ये सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत थी। दूसरा, इसने क्या किया? राजगृह से पाटलिपुत्र से राजधानी किसको बनाया? वैशाली को बनाया। तो इसके बाद राजा कौन बनता है? राजा बनता है कालाशोक। शिशुनाग के बाद राजा कौन बना? कालाशोक। कालाशोक कौन था? कालाशोक शिशुनाग का बेटा था, शिशुनाग का पुत्र, शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक को और क्या कहा जाता है? काकवर्ण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? काकवर्ण कहा जाता है। तो इसके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई? तो जो कालाशोक था ये शिशुनाग का पुत्र था, और इसने सबसे पहले क्या किया? जो शिशुनाग था उसने वैशाली को राजधानी बनाया था, और इसने फिर से राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र बना लिया। पाटलिपुत्र अब इसकी राजधानी। पाटलिपुत्र को क्या किया इसने? राजधानी बनाया। दूसरा क्या किया? जो पाटलिपुत्र, कालाशोक ने जब पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया तो उसके बाद जो पाटलिपुत्र है उसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है, और जो आगे चलकर सदियों तक भारत का केंद्र बनी रही थी पाटलिपुत्र। इसके बाद जो इसी के समय में, कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगति हुई, द्वितीय बौद्ध संगति। ये कब हुई थी? ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। 383 ईस्वी पूर्व में जो दूसरी बौद्ध संगति हुई वो किसके समय में हुई? कालाशोक के समय में। इसका समय क्या माना जाता है? इसका समय माना जाता है 394 से 366 बीसी के, ईस्वी पूर्व के लगभग इसका समय माना जाता है। उसके बाद कालाशोक की हत्या कर दी गई थी। ऐसा कहा जाता है जो महाबोधि वंश है, महाबोधि वंश, इसके अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, और इन 10 पुत्रों ने कुछ वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसके बाद इसका अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? वो था महानंदिन। महानंदिन। इस अंतिम राजा महानंदिन की हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या करी महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी, और उसके बाद उसने क्या किया? एक नए युग की शुरुआत की, यानी महानंदिन की हत्या महापद्मनंद ने करके क्या किया? नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश की स्थापना। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने की। अब बात करते हैं हम नंद वंश की।
संस्थापक कौन रहा नंद वंश का? आप कहेंगे कि महापद्मनंद। महापद्मनंद। महापद्मनंद के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। इसके अन्य नाम क्या मिलते हैं हमें? इसे नापित दास कहा जाता है। नापित दास, पुराणों में इसे नापित दास कहा जाता है। इसे उग्रसेन कहा गया, और क्या कहा गया? इसे द्वितीय परशुराम कहा गया, द्वितीय परशुराम। इसे सर्वसत्रांग तक कहा गया, सर्वसत्रांग तक। और उसके बाद इसे कहा गया एकराट। और क्या कहा गया? इसे कहा गया भार्गव। तो ये सभी नाम किसके हैं? ये महापद्मनंद के नाम है। ये नाम जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो सर्वसत्रांतक है इसका मतलब क्या है? क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसे दूसरे परशुराम, भार्गव यानी परशुराम का अवतार भी इसे कहा गया है। इसे उत्तर भारत का फर्स्ट ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। पहला ऐतिहासिक सम्राट इसे कहा जाता है, ऐतिहासिक सम्राट इसे कहा जाता है। और इसके समय में मगध का सबसे ज्यादा विकास हुआ। आप कह सकते हैं कि मगध के उत्कर्ष के समय का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? वो था पद्मनंद। मगध के उत्कर्ष के समय का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? वो था महापद्मनंद। इसने क्या क्या कार्य किए? इसके समय के घटनाएं या कहें हम इसके कार्य, इसने क्या किया? सबसे पहले इसने कलिंग को जीतकर मगध में मिला लिया। कलिंग को जीता, और कलिंग पर जीतने के बाद वहां पर जैन प्रतिमा थी, जैन प्रतिमा को वहां से उठाकर ये ले गया, प्रतिमा को उठा लाया। और ये जैन प्रतिमा थी, ये किसकी थी? ये जैन प्रतिमा ये मानी जाती है जिनसेन की, जिनसेन की प्रतिमा थी। ये उसे उठाकर कहाँ ले आया? मगध में ले आया। उसके बाद इसने जब कलिंग को मगध में मिलाने के बाद कलिंग में तिनसुली नहर बनवाई, तिनसुली नहर भी इसने बनवाई वहां पर। तिनसुली नहर किसने बनवाई? ये बनवाई महापद्मनंद ने। और जो कलिंग का राजा था, कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी हमें मिलती है। जो महर्षि पाणिनि थे, महर्षि पाणिनि, ये महापद्मनंद के समकालीन थे। पाणिनि कौन थे? महर्षि पाणिनि ये कौन थे? संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे। इन्होंने क्या लिखी थी? संस्कृत व्याकरण लिखी थी। संस्कृत व्याकरण, नाम क्या है उसका? उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है? 8 अध्याय हैं जिसमें। तो ये महापद्मनंद के बारे में कुछ जानकारी थी। इसके बाद महापद्मनंद के बाद राजा कौन बनता है? राजा बनता है धनानंद। हम सभी राजा को नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ इंपोर्टेंट राजा पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, हम सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे। धनानंद, धनानंद कौन था? धनानंद महापद्मनंद का पुत्र था। इसका एक नाम मिलता है अग्रबीज, अग्रबीज। ये क्या है? ये कहाँ पे मिलता है? यूनानी लेखकों ने इसे ये नाम दिया था, यूनानी लेखकों ने इसे ये नाम दिया। इसने क्या किया? जनता पर अत्यधिक कर लगाए। और जो धनानंद था ये नंद वंश का अंतिम शासक भी था, नंद वंश का अंतिम शासक। जो धनानंद था इसी के समय में सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में राजा कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा? धनानंद।
जो नंद शासक थे वो क्या थे, कौन से धर्म को मानते थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। नंद शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। जो ये धनानंद था, इसके दरबार में एक बहुत महान विद्वान थे आचार्य चाणक्य। धनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया था और उसी समय चाणक्य ने जो अपनी शिखा थी, मतलब अपनी चोटी थी, उसको खोलकर प्रतिज्ञा दी थी कि वो नंद वंश का नाश कर देंगे। और वहीं से क्या हुआ, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा, उसे दीक्षित किया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों धनानंद की हत्या करवाकर मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य चाणक्य की सहायता से इसकी हत्या कर दी। हत्या की और मौर्य वंश की क्या की, इसकी स्थापना की। इसके कुछ अमात्य मिलते हैं, जैन अमात्य थे इसके, किसके, धनानंद के। कौन थे, एक तो थे शक्ताल, शक्ताल और स्थूलभद्र। ये कौन थे, ये धनानंद के अमात्य थे, स्थूलभद्र। जो वररुचि, वरुचि और कात्यायन, वो भी इसी के समय में हुए थे, इसी समय में हुए। आप कह सकते हैं कि ये सभी धनानंद के समकालीन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से क्या कर दी थी, जो धनानंद था उसकी हत्या कर दी थी। धनानंद की हत्या करके उसने क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसे हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।